हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम ये डाउट क्लियर करेंगे कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंस है या जर्नलिस्ट है। जो फाइनेंस के लिए एलिजिबल है वो जर्नलिस्ट के लिए तो ऑटोमेटिक एलिजिबल है, जो आईटी के लिए एलिजिबल है वो जर्नलिस्ट के लिए भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर डाउट स्टूडेंट्स को आ रहा है कि यहाँ पर अभी हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, एग्री स्टूडेंट कहाँ अप्लाई करे, इसका भी आंसर मैं दे दूंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी मैं मेरा जो एवरी वीडियो होगा उसमें ये बोलना चालू करने वाला हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने जब स्टैटिस्टिक्स देखे तो यहाँ पर मुझे एक बात पता चली कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो वीडियो देखते हैं लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैंने अब तक कभी ऐसे बोला नहीं कि मेरे वीडियो को लाइक किया करे या सब्सक्राइब किया करे, लेकिन मैंने देखा कि ये जो नंबर है ना मेरा 85K यानी कि 85,000 काफ़ी टाइम से वहीं पे रुका हुआ है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो अभी मेरा टारगेट है कि अगले 2 महीने में इसको 1 लाख करें। आपको पता है साइकोलॉजिकल मार्क होता है कि यार चलो मेरे यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइबर बेस है वो 1 लाख बन गया। तो अभी आप जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब करना अभी चालू कर दीजिए। और आपको पता है कि कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मतलब वीडियो बनाता हूँ, रात को वो 1 बजे आए, 2 बजे आए, सुबह 4 बजे भी आए। तो आपको मतलब ऐसा कोई ये है नहीं कि जल्दी देखेंगे तो कुछ उसका एडवांटेज है, लेकिन कुछ लोगों को रहता है कि यार मुझे सबसे पहले पता चले। अगर आप उसमें से है और वैसे भी कोई भी अगर मेरा वीडियो होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे साइड से एक आपको रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए जर्नलिस्ट का 77 है और इस बार काफ़ी टाइम के बाद ना आईटी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। 40 इज़ वेरी गुड नंबर। और यहाँ पर आपको पता है कि ये जो क्वालिफिकेशन होता है इसमें अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ का जो नंबर होता है उसका 10% 5% के आसपास होता है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। पहली कंडीशन होगी। अगर आप एलिजिबल है तो सेकंड ये है कि आप उसका सिलेबस देख लीजिए। किसका? ये आपका स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन है आईटी का और फाइनेंस का। यहाँ पे मैंने उसका लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं पोस्ट करूँगा, यहाँ पे भी दिखा दूंगा। तो फाइनेंस में से इस टाइम थोड़ी कम पोस्ट है, लेकिन वो भी मैं बता तो क्या करना है। तो आईटी का सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए और खुद को पूछिए कि ये मैं कर सकता हूँ क्या। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोगों उन्हें पढ़ा होगा, डिग्री तो होगी उनके पास, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्होंने बस नाम के लिए पढ़ा होगा, उतना उनको आता नहीं होगा। यहाँ पर प्रोग्रामिंग नहीं है। अगर आप देखेंगे सीबीए में एक्चुअल प्रोग्रामिंग आती है, वहाँ पे ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, जयंती मैम, उनके कुछ वीडियोज़ भी है, आप एक बार वो देख लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप ये जो सिलेबस है अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको 50% भी आज के डेट में समझ में आ रहा है तो वीडियो देख के फिर कोई आपको टीचर अगर पढ़ाएगा तो वो आप कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी वाले तो डेफिनेटली आईटी को ही अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही पोस्ट को अप्लाई करना है। अभी फाइनेंस में देखेंगे तो फाइनेंस में क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम 30 वैकेंसी थी, 30 थी। और अगर आप वैसे देखेंगे तो 30 भी थोड़ा कम ही है, 15 भी कम है, लेकिन एज कम्पेयर टू वो हमें लग रहा है आधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइनेंस में एक तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन में दिखा दूंगा आपके स्लाइड में, वो देख लेना। अगर आप एलिजिबल हैं तो एक बार फाइनेंस का सिलेबस देख लेना। दिखने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा लिखेगा, लेकिन उन्होंने वो स्पेसिफिक लिखा है तो इतना मुश्किल नहीं है। अभी तो देखो, अभी आप जनरल के लिए अप्लाई करो, आईटी के लिए करो या फाइनेंस के लिए करो, तो फेज़ 1 तो सेम ही है, सब डिसिप्लिन का फेज़ 1 सेम है। तो आपको वो तो मतलब सबके लिए सेम होगा। लेकिन अभी ये भी है कि यार यहाँ पे जनरल में वैकेंसी अच्छी है तो लोग काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे इसका। अभी आरबीआई का रिजल्ट आया है, कुछ लोगों का प्रीलिम्स में गया होगा, कुछ लोगों का मेंस में गया, तो वो सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे, आईआरडी की भी आ जाएंगे। तो जनरल में काफ़ी कंपटीशन होती है। देखो, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, जो सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए एलिजिबल है, उनको तो वही करना है। लेकिन अदरवाइज जिनके पास फाइनेंस ऑप्शन है, तो मुझे ऐसे लगता है आप देखो कि आप जनरल में प्रीलिम्स में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। उसके बाद आपको वहाँ पर ईएसआई पढ़ना है, एआरडी पढ़ना है, वो सारा पढ़ना है। तो आपको देखो क्या कंपैरेटिवली आप कहाँ पे एडवांटेज आपको मिलेगा, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी देखो जर्नलिस्ट के लिए तो क्वालिफिकेशन जो है बहुत सिंपल है। और यहाँ पे देख लीजिए जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले होते हैं ना, वो सारे एलिजिबल है यहाँ पे। देखो बहुत लोगों को क्या होता है ना, फुल टाइम बिल टाइम, इसमें लोगों को डाउट आता है। ऐसा नहीं है, इग्नू कोई भी महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ है, बाहर में भी काफ़ी ओपन, ये सारे फुल टाइम होते हैं। कुछ लोगों को क्या लगता है कि डिस्टेंस एंड फुल टाइम ये जो है ना ये अपोजिट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस में भी किया तो आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनेंस के लिए क्या है ना, आपका डिग्री ये होना चाहिए, बीबीए होना चाहिए और उसका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस या बैंकिंग होना चाहिए, या बीएमएस होना चाहिए फाइनेंस या बैंकिंग में, या आपका एमबीए होना चाहिए या एमबीए इक्वलेंट। कुछ जगह पे पीजी डिप्लोमा कहते हैं, कुछ जगह पे एमबीए कहते हैं, कहाँ पे एमएमएस भी कहते हैं, लेकिन वो 2 साल का होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन फाइनेंस होना चाहिए। उसके बाद बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट
एनालिसिस है, या आप CA और CFA होने चाहिए, या आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट होने चाहिए। ये पहले देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे देखो BCom और MCom नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा मुझे पता नहीं, और लिखना चाहिए था। अदरवाइज आज के डेट में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस होते हैं जहाँ पर BCom MCom इतना बड़ा है लेकिन फिर वो एलिजिबल नहीं होते, तो उनको थोड़ा सा बैड फील होता है। मुझे भी लग रहा है कि यार यहाँ पे BCom लोगों को एलिजिबल कर देना चाहिए। BBA आप कर रहे हो, BCom नहीं कर रहे, ये अच्छी बात नहीं, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एलिजिबल है तो फिर आप सिलेबस जाके देखिए, और अगर आपको लगता है कि यार ये सिलेबस मैं कर सकता हूँ, फेज़ 2 का बात कर रहा हूँ मैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज फिर अगर आपको नहीं लग रहा तो फिर आप फेज़ 1 का सिलेबस जाके देखिए। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, आप GA तो सब जगह पे प्रीलिम्स तो है, आपको करना है, वो आप कर सकते हैं कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है स्टिल आपको नाबार्ड फाइनेंस करना होगा। और ये देखो, ये इसका जो सिलेबस है ना, ये बहुत बड़ा है, 4-5 पेज का है, तो दिखने के लिए बड़ा है, लेकिन इतना अगर आप पढ़ाई करेंगे तो इजी। उन्होंने एक्चुअली एक पॉइंट दिया, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। IIT वाला भी देख लीजिए। और यहाँ पर हमारी जो फैकल्टी है जयंती मिश्रा मैम, उन्होंने एक वीडियो बनाया है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आना जरूरी नहीं है। मैडम ने बताया कि यहाँ से कुछ 10 ही टॉपिक है कि जिस पे मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये वीडियो हमारा देख लीजिए। और फाइनेंस का सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया, आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो देखो, जर्नलिस्ट में आपको ये 41 है, नियर अबाउट 50 के आसपास ये रहता है। और जितना जनरलिस्ट का रहेगा उसका 1/3 देखो। मतलब मैं तो कहता हूँ कि प्रीलिम्स ना, आप जो IT के लिए एलिजिबल है, फाइनेंस के लिए, तो अभी निकाल सकते हैं। 15% मार्क लाना मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा। अगर आपका बेसिक थोड़ा भी अच्छा है तो GA 20 मार्क का है, उसके बाद ESI 40 मार्क का है, और ARD 40 मार्क्स का है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो भी मुझे लगता है आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। फाइनली डिसीजन आपका लेना है। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होगा, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज, आपका रिस्क टेकिंग, ये आप ही जान सकते हैं। बाकी आप किसी को नहीं पूछ सकते। और बाकी लोग कैसे बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा आपको आपका क्या क्या अच्छा है। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार फाइनेंस आपका अच्छा है क्या, क्योंकि जो आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, वो कितने लेवल से पढ़ा है, कितना डेडिकेशन से पढ़ा है। या अभी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखो 40 अभी डेज है आपके पास, 42 डेज है, तो अभी बस आपको फेज़ 1 पे ही फोकस करना है। उसके बाद मिनिमम आपको 30 डेज मिलेंगे, तो फिर बाद में आप अपना वो पढ़ाई चालू कर सकते हैं। उसमें उसके बाद क्या है, आपको इंग्लिश का पढ़ाई करना है, वो तो आपको मतलब प्रैक्टिस होगा ही इंग्लिश का, ऐसे लिखने का, ये लिखने का। और दूसरा जो पेपर है, मुझे लगता है 40 डेज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर फेज़ 1, एंड फेज़ 2 के लिए भी 30 डेज मिलेंगे तो हो जाएगा। और जो जर्नलिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक एडवांटेज ऐसा है कि जो आप सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे फेज़ 1 के लिए, वही सब्जेक्ट आपको फेज़ 2 के लिए होने वाले हैं। यानी कि फिर बाद में आप, जैसे आपका सिलेबस हो जाएगा, बाद में आप रिवीजन करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू करेंगे। और जो स्पेशलिस्ट वाले हैं उनको भी आंसर राइटिंग करने के लिए काफ़ी टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। अभी एक डाउट जो है, मैंने जो पूछा एग्री स्टूडेंट को क्या करना है, तो यहाँ पे एग्री स्टूडेंट के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, एक को ही अप्लाई करना है, या दूसरा ऑप्शन है कि इसको छोड़ दें। तो देखो आपने इतना टाइम वेट किया, तो मुझे बताओ छोड़ने में क्या मतलब क्या क्या मिलेगा आपको। बहुत लोग ऐसे छोड़े कि हम अप्लाई नहीं करेंगे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही। मुझे बताओ एग्री, अगर आप सच में सोचेंगे, मुझे बताओ फेज़ 1 में एग्री स्टूडेंट का ऐसा मानना होता है, मुझे नहीं लगता ऐसा वो सब स्टूडेंट के साथ होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका QRE भी अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा ओपिनियन रखते हैं कि उनको QRE नहीं आता है। आप मुझे बताओ मैं जो बोल रहा सच है झूठ है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है मुझे QRE नहीं आता। तो यहाँ पे QRE तो क्वालिफाइंग कर दिया है, तो आपको QRE से डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर जो है, या ESI है, या रूरल डेवलपमेंट है, ये सारा आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, एक बेसिक इकोनॉमिक्स से ही आपने आपके कोर्स में पढ़ा हुआ है। तो आपके लिए तो यार ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं। और उसके बाद जो फेज़ 2 होगा उसमें इंग्लिश का पेपर है, वो इंग्लिश का तो सारे एग्जाम में आप दीजिए, इंग्लिश तो लिखना ही होता है। और उसके बाद एग्रीकल्चर, मुझे बताओ जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है वो स्टूडेंट एग्री पढ़ने को तैयार है, जो इतना जिन्होंने लाइफ में कभी पढ़ा नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। और मुझे एक बात बताओ, 2 स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू के लिए, एक नॉर्मल ग्रेजुएट है और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, और ये नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों के मार्क इक्वल है। अदरवाइज देखो जिसको फेज़ 2 में ज़्यादा होगा उसी को चांस होगा। लेकिन आप रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अगर जर्नलिस्ट में वहाँ पे जाता है तो डेफिनेटली उसको मतलब प्रेफरेंस मिलेगा, वेदर इफ ही और शी इज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर वहाँ पे आप जाएंगे और बेसिक क्वेश्चन जैसे अगर कोई पूछेगा फार्मर का डेफिनेशन बताओ, रूरल एरिया का डेफिनेशन बताओ, अगर नहीं आता तो नहीं लेंगे। लेकिन कंपेरेटिवली अगर 2 कैंडिडेट होंगे तो नेचुरली थोड़ा एग्रीकल्चर वाले को बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो ये नाबार्ड एक ऐसा रिक्रूटमेंट बन गया है कि जहाँ पर बहुत लोग अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं यार एग्रीकल्चर हमने पढ़ा नहीं, हम क्यों जाएँ। और नाबार्ड जिनका एग्रीकल्चर हुआ है वो बोलते हैं ये तो हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे ना, ये इतना अच्छा जॉब होने के बावजूद यहाँ पर 60-70,000 के आसपास एप्लीकेशन आते हैं, और एग्जाम देने वाले तो 40-50 हज़ार के आसपास है। तो मुझे लगता है ये इतना अच्छा रिक्रूट जॉब है, इतने सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल एग्रीकल्चर वाले, सिलेबस तो आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लाख के ऊपर आने चाहिए एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप
अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप जनरलिस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है यहाँ पर, ठीक है। जॉब में भी एडवांटेज है, इंटरव्यू में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी मिलेगा, प्रीलिम्स में भी क्यूआरई का वेटेज नहीं है, बस क्वालिफाइंग है, आपको जीए, ईएसआई और एआरडी करना है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी, मुझे लगता है वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जाम है। लेकिन सबको हमें एएफओ ही बनना है और वहाँ पे फिर थोड़ा कौन है, कम है, मिलता है, तो ऐसे बातें होती है, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। और हमारा दूसरा एग्री का भी चैनल है, ये भी आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पर हमारी बेस्ट फैकल्टी है, कैलाश सर है, सोनल मैडम है, हिमानी मैडम है, ये वीडियो आप यहाँ पे देख सकते। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो। और मैं अभी फिर से कहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इस मंथ के एंड तक मुझे इसको 90 करना है और अगले मंथ के एंड तक मुझे इसको 1 लाख करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।